हो गया, मतलब इतना है कि ठीक है चल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो। तो सोनार का जो काम लिखेंगे, यूज लिखे हुए चीज के, सोनार के यूज क्या है? समुद्र के अंदर कुछ भी ढूंढना हो तो हम सोनार का यूज करते हैं। फर्स्ट लिखेंगे सोनार का पहला यूज, इसका उपयोग लिखो। सोनार कहाँ यूज किया जाता है? पहले लिखेंगे टू फाइंड सी डेप्थ, समुद्र की गहराई का पता करने में। टू फाइंड सी डेप्थ, समुद्र की गहराई का पता करने में। टू फाइंड सी डेप्थ, समुद्र की गहराई का पता करने में। ठीक है। अच्छा, अगर आपको समुद्र की गहराई नापनी है तो हम यूज करते हैं सोनार का, पर कई बार आपको एग्जाम में सोनार नहीं लिखा मिलेगा, तो फिर लिखा मिलेगा फैथोमीटर। तो समुद्र की गहराई नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास में, फैथोमीटर, उसका यूज भी करते हैं हम। तो या तो मिलेगा लिखा सोनार, या लिखेगा मिलेगा फैथोमीटर, कोई एक मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड लिखेंगे बच्चों इसमें हम, सोनार का सेकंड यूज है टू फाइंड रैक शिप्स इनसाइड द सी, समुद्र के अंदर पड़े, समुद्र के अंदर पड़े टूटे जहाजों का पता लगाने में। टू फाइंड रैक शिप्स इनसाइड द सी, समुद्र के अंदर पड़े टूटे जहाजों का पता लगाने में। तीसरा लिखेंगे टू फाइंड एनिमी सबमरीन, दुश्मन की पनडुब्बी का पता करने में। टू फाइंड एनिमी सबमरीन, दुश्मन की पनडुब्बी का पता करने में। टू फाइंड एनिमी सबमरीन, दुश्मन की पनडुब्बी का पता करने में। ठीक है, तो समुद्र गहराई नापनी हो, समुद्र के अंदर के टूटे हुए जहाज पता करने हो, दुश्मन की पनडुब्बी का पता करना हो, आंसर क्या होगा? सोनार। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी पेपर के अंदर पानी का जिक्र दे, पानी का जिक्र, तो आंसर क्या होता है हमारा? सोनार। जबकि मैंने इससे पहले क्लास पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था अगर हवा में, एयर में कोई चीज पकड़नी है तो हम किसका यूज करते हैं? रडार का। तो रडार का काम क्या है? एयर के अंदर की चीजों को पकड़ना। ठीक है। दूसरा, अगर आपको एयर के अंदर कोई चीज पकड़नी है तो हम रडार का यूज करेंगे, और पानी के अंदर हम कोई चीज का यूज करेंगे, पकड़नी है तो किसका यूज करेंगे? हम सोनार का। गमन जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, आज हम गोरखपुर से अपने गांव आए हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए अपने बगीचे में आकर बैठे लाइव क्लास लेने के लिए। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे अगर सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो बहुत आगे पहुंचेंगे जीवन में। अब देखो दोबारा सुनो, एक होता है रडार जो हवा के अंदर कोई चीज पकड़ेगा, दुश्मन की मिसाइल, कोई दुश्मन का लड़ाकू विमान, कौन सा? फाइटर प्लेन। लेकिन पानी के अंदर कुछ पकड़ना है तो कौन पकड़ेगा? सोनार। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? वो देखो, रडार की फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं दूसरी क्लास में, इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये आरपीएफ के एग्जाम में आई भी है इस बार, ये रेलवे पुलिस फोर्स में। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसकी फुल फॉर्म है SONAR। सोनार की फुल फॉर्म है, हिंदी इंग्लिश में सेम ही होती है फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दूसरा, ये सब क्वेश्चन हो गए पुराने, अब कोई नहीं पूछता कि समुद्र गहराई कौन नापेगा, समुद्र में जहाज कौन ढूंढेगा। सोनार की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है अभी भी, लेकिन मेन चीज क्या है? क्वेश्चन ये आएगा कि हम सोनार में कौन सी वेव का यूज करते हैं, वो कौन सी तरंगें हैं जो सोनार से निकलती हैं, समुद्र की तली पर टकराएंगी, वापस आएंगी, जिसे हम गहराई को हम पता लगाते हैं। तो सोनार के अंदर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोनार के अंदर हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव का, परासर्वे तरंग होगा, अल्ट्रासोनिक वेव, परासर्वे तरंगे। और पिछली क्लास के बच्चों को ध्यान होगा, अल्ट्रासोनिक मैंने क्या बताया था? अल्ट्रासोनिक वेव वो वेव है जो, एक तो भाई बच्चे ज्ञान देना बंद किया, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। अगर किसी आवाज की फ्रीक्वेंसी 20,000 से अधिक है तो 20,000 से अधिक वाली फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? अल्ट्रासोनिक। इसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन और पढ़ाया था कि बैट, चमगादड़ कौन सी वेव का यूज करते हैं? अल्ट्रासोनिक का। तो बैट आ जाए। ये आपसे कोई पूछ ले कि जो अल्ट्रासाउंड होता है हमारे शरीर का, अल्ट्रासाउंड, उसे बोलते हैं सोनोग्राफी। तो अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड पूछ ले, बैट के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा पूछ ले, ये आपसे पूछ ले सोनार के द्वारा, सब में हम किसका यूज करते हैं? हम इसी का यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का। तो अल्ट्रासोनिक वेव, परासर्वे तरंगे किस किसने यूज की? चमगादड़ ने। अल्ट्रासाउंड में हमने यूज की, अल्ट्रासाउंड में यूज की, और एक कहां पे यूज की बच्चों हमने? इसका सोनार के अंदर यूज की। दूसरा, एक बात और ध्यान रखना, अल्ट्रासाउंड में आपको अल्ट्रासोनिक बताना है,
बहुत सारे बच्चे अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रा वायलेट बता देते हैं, तो अल्ट्रा वायलेट नहीं बताना। अल्ट्रा वायलेट वेव तो वो थी जिससे कैंसर भी हो सकता है, स्किन कैंसर। तो अल्ट्रा वायलेट होती है पराबैंगनी, वो खतरनाक होती है, तो पराबैंगनी किरणों का हम यूज नहीं करते हैं अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड में किसका यूज करते हैं? परासर्वित तरंगों का, अल्ट्रासोनिक का। ठीक है, चलिए। एक बच्चा बार बार ऋषि त्रिपाठी 20 बार मैसेज लिख दिया इन्होंने। लाउडनेस का फ्रीक्वेंसी से रिलेशन। अरे लाउडनेस मैंने कहा कि एक ही फ्रीक्वेंसी पर आप बहुत ज्यादा आवाज कर सकते हैं, इन्हें कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। मैंने कहा हेलो, अभी मैंने हेलो कहा, मेरे मुंह से जो आवाज निकली इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो कि 2000 है। हेलो हेलो, अब थोड़ी आवाज तेज हो गई, अब फ्रीक्वेंसी अभी भी 2000 ही होगी जो मेरे मुंह से निकल रही है। तो सेम फ्रीक्वेंसी पर आप लाउडनेस बढ़ा सकते हो। तो इसलिए बार बार ना एक लाइन मत लिखा करो, अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो समझ जाया करो कि सर ने देख लिया, उनका मन नहीं है बताने का, ये उन्हें रिलेवेंट नहीं लग रहा। तो एक बार एक ही मैसेज लिखो। ये बच्चों को और भी मैसेज आते हैं, तुम्हारे 20 बार मैसेज आएंगे, तुम्हारा थोड़ा ना काम है केवल तुम्हारे मैसेज पढ़ेंगे हम। चलो, अभी हो गया बच्चों अपना सोनार। अब इसमें हम लिखेंगे आगे, हम एक शब्द आता है इसमें, इससे एक ही क्वेश्चन बनता है, तो ये भी देख लो। लिखेंगे इलास्टिसिटी, ये पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता। देखो इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, ये जितनी भी हैं साउंड से जो रिलेटेड वेव थी, साउंड, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, इन सब का नेचर मैंने आपको बताया था, ये सब होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्घ्य तरंगे। लेकिन जो लाइट है, प्रकाश है, वो कैसी वेव होती है? ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ तरंगे। ये बता चुका हूं पिछली क्लास में। अब सोनार को हिंदी में क्या लिखते हैं? सोनार को हिंदी में सोनार ही लिखते हैं, इसलिए मैंने भी सोनार ही लिखा। ठीक है, अब इलास्टिसिटी वेव से देखो क्या है, किसी चीज पे आपने फोर्स लगाया, बल लगा दिया, और आपने जैसे आपने फोर्स लगाया किसी चीज पे और फोर्स लगा के हटा दिया, और वो चीज बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाए। तो अगर किसी चीज पर आप बल हटा दो, फोर्स हटा दो, वो चीज बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाए, तो हम बोलते हैं मोती इलास्टिक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है पेपर में जो आता है, उसे आपको ध्यान रखना है। वो आपसे बोलता है कि स्टील और रबड़ में किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। अब बच्चे डेली लाइफ में रबड़ का ज्यादा यूज करते हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि रबड़ खींच के छोड़ दी बिल्कुल वैसी की वैसी होगी, तो रबड़ की इलास्टिसिटी ज्यादा है। नहीं, स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है रबड़ से। रबड़ का अगर आप थोड़ा सा फालतू सा फोर्स लगा दोगे ना, तो बिल्कुल वैसी शेप को अचीव नहीं कर पाती, थोड़ी लूज पड़ जाएगी। जो स्टील होता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है रबड़ की अपेक्षा। कोई बड़े से पत्ती लेना आप स्टील की, ऐसे बिल्कुल गोल करके छोड़ देना, बिल्कुल झुकी तो सीधी हो जाएगी। स्प्रिंग लेना स्टील के जो बढ़िया होते हैं, खींच देना बहुत ज्यादा, बहुत फोर्स लगा खींच दोगे ना, तो भी झुके तो वैसे के वैसे हो जाएंगे। तो स्टील ज्यादा फोर्स को झेल सकती है रबड़ की अपेक्षा, और फिर भी वैसे की वैसी हो सकती है। तो स्टील और रबड़ में ज्यादा इलास्टिक, ज्यादा बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो जाना, ये गुण ज्यादा किसमें होता है? स्टील में। तो इसमें लिखेंगे स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है। ठीक है, स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज आपका और छोटा सा रह गया, ध्यान देंगे इस पे। एक लेंगे डोपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। डोपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड, ध्वनि का डोपलर प्रभाव। एक साइंटिस्ट हैं डोपलर, उनके नाम पे है ये, ध्वनि का डोपलर प्रभाव, ध्वनि का डोपलर प्रभाव। ठीक है, इसे सुनेंगे ध्यान से। कुछ नहीं है इसमें, बस एक लाइन का क्वेश्चन बनता है यहां से भी। बताओ, एक से एक बेवकूफ बच्चे हैं। सर उत्प्लावन बल क्या है? शिवम पटेल, थोड़ा दिमाग चल गया आपका? ठीक है, चल रहा है साउंड उत्प्लावन बल पे आ गया। उत्प्लावन बल वाला जब आएगा टॉपिक तब पूछना, ये बीच में ना कुछ भी मत लिखो ऐसे ही, उत्प्लावन बल पे आ गया भाई, थोड़ा बुद्धि का यूज तो करो थोड़ा सा तो। अब आया डोपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, ध्वनि का डोपलर प्रभाव। इसमें बस एक ही क्वेश्चन बनता है, उस पर ध्यान देना। देखो क्या है, जैसे आप सभी बच्चों को एक बात पता होगी, मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है, अब मेरे साथ में एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, मैंने इधर भागना शुरू कर दिया 60 की स्पीड से, इस बच्चे ने मेरे साथ भागना शुरू कर दिया 40 की स्पीड से। ठीक है, तो मैं 60 की स्पीड से भाग रहा हूँ, ये बच्चा 40 की स्पीड से भाग रहा है। अगर ये बच्चा भागते भागते मुझे देखना शुरू करेगा, तो इस बच्चे को मेरी स्पीड कितनी दिखाई देगी? 20। भाई मैं 60 से भाग रहा हूँ, तो बच्चे भी तो 40 से भाग रहा है, तो बच्चे ने 60 में 40 तो स्पीड कवर कर ली, तो बच्चे को मेरी स्पीड मात्र 20 दिखेगी। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। यानी मेरी स्पीड 60 है, ठीक है, बच्चे की 40 है, ठीक है, पर बच्चे को मेरी स्पीड लगेगी कितनी? 20, क्योंकि होती है रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। लेकिन मैं इधर को भाग रहा हूँ 50 से, बच्चा इधर को भाग रहा है 50 से। अगर हम अपोजिट भागेंगे, अगर हम एक दूसरे के विपरीत भागेंगे, ठीक है, अब एक दूसरे के विपरीत भागना शुरू कर देंगे, तो उसे मेरी स्पीड क्या दिखाई देगी? 100 दिखाई देगी। ठीक है, अब जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में दो चीजें भागती हैं, तो स्पीड क्या लगती है? जुड़ के मेरी स्पीड 50, बच्चे की 50 पर क्या लगेगी? 100। सेम डायरेक्शन में मेरी स्पीड 50, बच्चे की 10, तो उसे क्या लगेगी? 40 लगेगी। ठीक है, अब सेम डायरेक्शन में स्पीड लगती है घटते हुए, अपोजिट में स्पीड क्या लगती है? जुड़ते हुए। वैसा सही कुछ यहाँ देखो, साउंड के डोपलर इफेक्ट में भी कुछ वैसा ही है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ट्रेन है, अब इस ट्रेन के ऊपर एक ये कुछ लगा हुआ है, हॉर्न लगा हुआ है इसका। आप यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, ध्यान देना, आप ये प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। अब इस ट्रेन से जो हॉर्न लगा हुआ है, जो लाउड स्पीकर टाइप का लगा हुआ है, इससे जो आवाज निकलेगी, मान लो कि उस आवाज की फ्रीक्वेंसी एफ है, उसकी आवृत्ति कितनी है? एफ है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ। अब यहाँ पे ध्यान देना, आप इस ट्रेन की तरफ को मूव करो,
ये ट्रेन आपकी तरफ को मूव करे, या तो आप ट्रेन की तरफ को चलना शुरू कर दो या फिर ट्रेन आपकी तरफ को चलना शुरू कर दे, तो आपको जो फ्रीक्वेंसी महसूस होगी ना वो ऊंची फ्रीक्वेंसी महसूस होगी। यानी जब भी कोई व्यक्ति, कोई ऑब्जर्वर, कोई प्रेक्षक, प्रेक्षक होता है ऑब्जर्वर जो चीजों को देख रहा है, प्रेक्षक, और सोर्स को बोलते हैं हिंदी में हम स्रोत, जहां से आवाज निकल रही है। या तो कोई ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ भागना शुरू कर दे या सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ को भागना शुरू कर दे, तो आपको जो फ्रीक्वेंसी महसूस होगी वो ऊंची आवृत्ति महसूस होगी, ऊंची आवृत्ति। लेकिन आप दूर भागना शुरू कर दो या सोर्स आपसे दूर भागना शुरू कर दे, तो आपको निम्न आवृत्ति, नीची आवृत्ति, लो फ्रीक्वेंसी महसूस होगी। तो इससे एक ही क्वेश्चन बनता है, एक लड़का प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसकी तरफ को ट्रेन आ रही है, तो बच्चे को ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कैसे महसूस होगी, उसकी तरफ को आ रही है, उसके नजदीक आ रही है, यानी फ्रीक्वेंसी कैसे महसूस होगी, हाई फ्रीक्वेंसी। बच्चा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ट्रेन उससे दूर जा रही है, या बच्चा ट्रेन से दूर जा रहा है, तो बच्चे को जो आवाज है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे महसूस होगी, लो फ्रीक्वेंसी। यानी जब ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो ऊंची आवृत्ति महसूस करेगा ऑब्जर्वर। जब ऑब्जर्वर, ये जो बंदा महसूस कर रहा था, ये जो ट्रेन है, ये जो सोर्स है आवाज का, वो दोनों दूर दूर जाएंगे तो निम्न आवृत्ति महसूस होगी। तो इसमें एक ही चीज लिखनी है कि जब भी दो चीजें एक दूसरे की तरफ को आए या एक दूसरे की तरफ को दूर जाएं, तो नजदीक आए या फिर दूर जाएं, तो नजदीक या दूर जाने पर क्या महसूस होता है बच्चों? हमने क्या पढ़ा था कि नजदीक और दूर जाने पर क्या होगा, नजदीक आने पर फ्रीक्वेंसी हाई महसूस होगी और दूर जाने पर लो फ्रीक्वेंसी महसूस होगी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब आपको मैंने एक चीज और बताई थी पिछली क्लास में कि पिच जो है, तारतव, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन एक्चुअली में ये आया था कि एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसकी तरफ को ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन की जो आवाज है उसकी पिच कैसी महसूस होगी? तो आपको पता है कि नजदीक आने पर फ्रीक्वेंसी महसूस कैसी होती है, हाई, और पिच निर्भर किस पर करती है, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं हम फ्रीक्वेंसी पर। तो अगर ट्रेन नजदीक आएगी तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी और हाई पिच महसूस होगी। आप ट्रेन से दूर जाओ या ट्रेन आपसे दूर जाए, आपको लो फ्रीक्वेंसी और लो पिच महसूस होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि या तो ऑब्जर्वर या फिर सोर्स, सोर्स समझ रहे हो, जहां से आवाज निकल रही है, ट्रेन भी हो सकती है, वो कोई बाजा भी हो सकता है, कुछ भी। सोर्स अगर एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी महसूस होती है, उच्च आवृत्ति, और पिच भी कैसी महसूस होती है, तारतम्य भी कैसा महसूस होता है, उच्च। एक तो हो गया ये, इसे बना लेना डब्बे के अंदर। एक बना लेना ये कि ऑब्जर्वर दूर भागे या फिर सोर्स दूर भागे, जहां से आवाज निकल रही है, दोनों दूर भागना शुरू कर दें, तो फ्रीक्वेंसी लो महसूस होगी और पिच भी कैसी महसूस होगी, लो। तारतम्य भी निम्न और आवृत्ति भी कैसी महसूस होगी, निम्न। तो नजदीक आने पर उच्च आवृत्ति, उच्च तारतम्य का महसूस होना, और दूर जाने पर निम्न आवृत्ति, निम्न तारतम्य का महसूस होना। ये किसका इफेक्ट है? डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड है ये। ठीक है, अरे प्रीति मणिपुरी एक से पहले एक बच्चे को आ गया, सर लाइव है क्या प्लीज? अगर लाइव नहीं भी हुए तो जब तुम पढ़ रहे हो ये, तो तुमने पढ़ रखा क्या है? अपना वैसे पढ़ लो। अगर आपको मेरी आवाज सुन रही है, आपने ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, आपने डेट पे क्लिक किया तो आप लाइव है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। इतनी बुद्धि का खुद से उपयोग करो। अब टीचर आपको ये भी बताए बीच में सारे कंटेंट छोड़ गए जो तुमने 2 मिनट खराब कराए बाकी बच्चों के, कि लाइव है क्या, इसका मैं आपको रिप्लाई करूंगा अलग से। तो इसमें ध्यान देना भाई। डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड क्या बताया मैंने। अब आते हैं इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे, अब लिखेंगे इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। अब जो साउंड के बच्चों स्पीड है, ध्वनि की जो चाल है, मैंने आपको कहा था वो हवा में होती है लगभग 340 मीटर पर सेकंड। 340 होती है। बहुत सारी किताबों में आप पढ़ना, लिखा मिलेगा आपको 332, कुछ टीचर आपको लिखवा देंगे मान लो 336, कुछ लिखवा देंगे 343। आपको अलग अलग वैल्यू मिल सकती है। साउंड की जो स्पीड है, ध्वनि की जो चाल है, इसकी आपको अलग अलग वैल्यू लिखी मिल सकती है, और ये सारी वैल्यू ठीक है, इनमें कोई गलती नहीं है। एक्चुअल में क्या, जो साउंड है ना, जो आवाज है, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो भागने की रफ्तार है, वो कई बातों पर निर्भर करती है कि उस दिन मौसम का टेम्परेचर कितना है, उस दिन मौसम में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कितनी है, तो कई चीजें होती है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें ये समझना है क्लास में कि किस किस के बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ती है, किस किस के बढ़ने पर साउंड की स्पीड घटती है, और किस किस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको 4-5 बातें बताऊंगा, तो आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट लिखेंगे टेम्परेचर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर तापमान का प्रभाव। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर तापमान का प्रभाव। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर तापमान का प्रभाव। ठीक है, देखो यहां देखना, इसे मैं याद करने का बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको, एक एक लाइन में चीजें याद करनी है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की जो चाल होती है कुछ 332 मीटर पर सेकंड के आसपास, और 20 डिग्री सेल्सियस पर होती है 343 मीटर पर सेकंड के आसपास। तो मैंने एक चीज देखी कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर 0 से 20 कर दिया, मैंने तापमान को बढ़ाया, तापमान बढ़ा तो स्पीड बढ़ गई। तो बस आपको चीज ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर, तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। यानी जिस दिन तापमान ज्यादा होगा, जिस दिन गर्मी ज्यादा होगी, उस दिन साउंड की स्पीड कैसी होगी, ज्यादा। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो साउंड की स्पीड बढ़ती है। और वैसे भी आपको पता है कि साउंड क्या है, एनर्जी। तो मैंने कहा था कि एनर्जी कैसे आगे पहुंचती है,
एटम के आगे पीछे वाइब्रेशन करने से, ये पढ़ा चुका हूं मैं पहली क्लास में। जब एटम आगे पीछे हिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो अब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा तेजी से एटम आगे पीछे हिलेंगे, ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा तेजी के साथ एनर्जी को आगे पहुंचाएंगे। तो तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल बढ़ती है, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है। और मैं हर क्लास में मान के चलूंगा कि जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं वो आपको बिल्कुल 100% क्लियर है, ठीक है। तो पिछली क्लास की बातें जो भी होंगी उन्हें मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा। अब आएगा सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। तो जिस क्वेश्चन का बोलूँ ना कि आपको आंसर बताना है, उस पर आप टाइप क्या करो। सेकंड लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर आवर्ती का प्रभाव। फ्रीक्वेंसी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर आवर्ती का प्रभाव। इसे ध्यान सुनना। देखो आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं, दो इंस्ट्रूमेंट आपने लिए, एक इंस्ट्रूमेंट लिया उससे आवाज निकल रही है, एक आपने दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया उससे भी आवाज निकल रही है। मान लो एक ढोलक है, एक गिटार है, गिटार एक ढोलक, दोनों से आवाज निकल रही है, दोनों की आवाज अलग अलग है। ढोलक की भारी सी आवाज है डंग इस टाइप की, गिटार की थोड़ी बारीक सी आवाज है। तो दोनों की आवाजें अलग अलग, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कैसी होगी, अलग अलग। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि एक जगह से दो आवाज पैदा हुई, एक जगह से, एक की फ्रीक्वेंसी लो है, एक की फ्रीक्वेंसी हाई है, ठीक है। एक की फ्रीक्वेंसी लो, एक की फ्रीक्वेंसी हाई। तो मुझे बताना कि कौन सा साउंड तेज भागेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी या जिसकी हाई होगी। स्पीड ज्यादा किस आवाज की होती है, साउंड की स्पीड, ध्वनि की चाल किसकी ज्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है वो साउंड तेज भागेगा, या जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वो साउंड तेज भागेगा। तो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है तो साउंड की स्पीड बढ़ती है या घटती है, आपको बताना है। अमन जी जो क्वेश्चन चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है उसका पढ़ा करो, पहले उसका क्वेश्चन पूछा करो। या जो ऐसे क्वेश्चन आपके हैं मैं क्लास के बाद के 5 मिनट में लूंगा, वो चलती हुई क्लास में, क्लास से संबंधित बात करनी है केवल। भाई कई हजार बच्चे लाइव रहते हैं इस क्लास में, मैं हर एक बच्चे का ऐसे मैसेज देख देख के बीच में डिस्टर्ब होने लगा तो बच्चों को कुछ फायदा नहीं होगा इस क्लास को लेने का, वो अपना नुकसान कर रहे हैं 2 घंटे का, कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश क्या करो कि क्लास स्मूथली चले और हम ज्यादा घर में बैठ के अपने कंफर्ट में मन में जो भी आए वो टाइप ना करें। मैंने क्या पूछा, क्वेश्चन सुनो। दो आवाज हैं, एक की फ्रीक्वेंसी हाई है, एक की फ्रीक्वेंसी लो है, एक की आवृत्ति ऊंची है, एक की आवृत्ति निम्न है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी स्पीड कम होगी ज्यादा। देखो फ्रीक्वेंसी चाहे ज्यादा हो चाहे फ्रीक्वेंसी कम हो, इसका साउंड की स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी चाहे लो हो चाहे हाई हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसका मैंने आपको आंसर अभी इनडायरेक्ट दिया था पर आप बात को समझ नहीं पाए। मैंने कहा ढोलक गिटार दोनों से आवाज निकल रही है, एक की फ्रीक्वेंसी लो, एक की मान लो हाई। आप एक चीज सोचो, आप किसी ऑर्केस्ट्रा में गए, वहां 10 बंदे बैठे हैं, ढोलक बाजा गिटार पियानो सब लेके बैठे हैं। जो सबके सब अपने इंस्ट्रूमेंट चलाने शुरू करते हैं ना, तो सारे इंस्ट्रूमेंट की आवाज एक साथ आपके कान के पर्दे पहुंचती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप ऑर्केस्ट्रा सुनो, ढोलक की आवाज बाद में आए, गिटार की पहले आ जाए ना। गिटार हो, ढोलक हो, पियानो, कितने भी इंस्ट्रूमेंट हो, फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा होने से स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। साउंड की स्पीड लो फ्रीक्वेंसी के लिए भी उतनी है और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए भी उतनी है। तो साउंड की स्पीड सेम रहती है, इसका ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, एक फर्क ये पड़ सकता है कि जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिस आवाज की आवृत्ति अधिक है, उसकी ऊर्जा होगी ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना, तो ऐसा साउंड दूर तक जा सकता है, जल्दी से हवा के अंदर अवशोषित नहीं होगा, दूर तक चला जाएगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी आवृत्ति कम, उसकी एनर्जी कम होगी, ऐसा दूर तक नहीं जा पाएगा, जल्दी हवा के अंदर अवशोषित हो जाएगा। पर लेकिन जहां तक भी ये जाएंगे दोनों की स्पीड सेम रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी कम हो चाहे ज्यादा, उसके स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैंने क्या किया, दो इंस्ट्रूमेंट लिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, बहुत सारी ऑडियंस बैठी हुई है, तो दोनों की इंस्ट्रूमेंट की आवाज सब ऑडियंस को एक साथ सुनेगी। बस ये फर्क पड़ सकता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ऐसी आवाज पीछे वाले बंदों तक भी पहुंच जाए, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी ताकत कम होगी, ऐसी आवाज केवल आसपास वाले कोई सुने। पर जहां तक भी वो पहुंच रही होंगी वहां तक दोनों की स्पीड सेम रहेगी। बस एक जल्दी थक के खत्म हो गई, एक जल्दी थकी नहीं, वो आगे तक भी पहुंच गई। तो फ्रीक्वेंसी का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए आप म्यूजिक को एंजॉय कर पाते हो। जब म्यूजिक का बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वहाँ 50-50 100 इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे होते हैं, पर सारे इंस्ट्रूमेंट की आवाज एक साथ कान के पर्दे पहुंचती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा से फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए आप म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हो। तो फ्रीक्वेंसी कम हो चाहे ज्यादा हो, ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन साइंस वाले भी गलत करके आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड लिखेंगे प्रेशर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, प्रेशर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। प्रेशर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। प्रेशर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। देखो अब ये बताओ फटाफट, अगले 1 से 1.5 मिनट में, किसी कमरे में हवा है, अपने कमरे की दीवार को सिकोड़ दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर के बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ती है कि घटती है, दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ेगी या घटेगी, ये आपको बताना है, स्पीड के साथ बताएंगे।
धूली कुछ नाम करके, ड्यू धूली, इनका आंसर आया सही है, विजय कुमार का सही है। ओम प्रकाश सैनी का भी सही है, इमरान का गलत है, चंदन राय का गलत है, रूपी का गलत है। एक बार में एक ही बार लिखेंगे, जो आपने दे दिया वही आपका आंसर माना जाएगा। स्वरूप बिड का सही है, चेतन का गलत हो गया है। एक बार एक बच्चों को एक बार कमेंट करना है बस। अमृत सियोई का सही है, सुमन का सही है, दया का गलत, सुनील यादव का गलत है शायद, मैं पूरा निकल गया मैसेज का। लखवीर सिंह का सही है, आकाश कुशवाहा पता नहीं क्या था निकल गया। सर एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर साउंड की स्पीड कितनी बढ़ती है? 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है, 0.61 मीटर। दूधी फिर से बार बार मत लिखो, आपका सही है। सुरजीत का गलत हो गया, महेश का गलत है, अरविंद का गलत है, अंकित पाल का सेम है, सही है। चलो भाई अब मैं बाकी नहीं देख रहा, इतने बहुत है जिनके पहले पहले आ जाएंगे सही बताया। ठीक, अमन का सही है। देखो प्रेशर जो होता है ना, इसका भी साउंड की स्पीड पर, ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दाब के बढ़ने या घटने का भी ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो। देखो साउंड की जो स्पीड होती है बच्चों, एयर में, हवा में, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा पी बाई डी। ये गामा बच्चों से बोलते हैं हम गैस रेशियो, गैस अनुपात। ये कांस्टेंट है तो इसे पे आपको ध्यान नहीं देना। ये गैस अनुपात, गैस रेशियो, गैस अनुपात, ये कांस्टेंट होता है। ये पी क्या है? अरे क्या हो गया ये होता है गैस अनुपात, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। लेकिन जैसे आप इस फॉर्मूले पे इसे तो आप हटा दोगे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू है। पी और डी देखोगे तो पी का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे पी का मतलब क्या होगा? प्रेशर, दाब। और डी का मतलब क्या होगा बच्चों? यहाँ पे डेंसिटी, घनत्व। तो आप कहोगे जी फॉर्मूले के अंदर तो प्रेशर है और पी और बी तो एक ही लाइन में है। अगर पी और बी एक ही लाइन में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड बढ़नी चाहिए, पर आपने लिखा है कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो बच्चों आपको प्रेशर के साथ में डेंसिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। देखो आपने गुब्बारा लिया, उसके अंदर गैसें भरी हैं। जब गुब्बारे को आप दबाना शुरू करते हो ना, प्रेशर बढ़ाते हो, चारों तरफ से गुब्बारे को ऐसे क्रश कर रहे हो, दबा रहे हो, अब प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो गैसें जो इतने बड़े गुब्बारे में थी वो सब दबाने से इतनी जगह में इकट्ठी हो जाएंगी। जब प्रेशर बढ़ाते हो ना, तो प्रेशर के बढ़ने से होता क्या है कि डेंसिटी, घनत्व ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे मान के चल रहा हूं कि आपको डेंसिटी पता है क्या है। देखो मैंने दो फिक्स वॉल्यूम लिए, आयतन, इसमें रखे हैं 4 पार्टिकल, इसमें रखे हैं इतने सारे। तो आपको पता होना चाहिए ज्यादा डेंस कौन सी जगह, ये जगह ज्यादा डेंस है या एक कम है, कैसे ज्यादा है। इसके अंदर एक पार्टिकल, इसके अंदर भी एक पार्टिकल, आप समझ जाओगे कि एक पार्टिकल यहाँ पर इतने बड़े में है, तो यानी कि कम डेंस है, ज्यादा डेंस है। तो डेंसिटी को मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है डेंसिटी क्या होती है। अब यहाँ पे समझो ध्यान से कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हो ना, तो वही गैसें जब इतने बड़े गुब्बारे में, तो इतने से गुब्बारे में इकट्ठी हो चुकी है, इतने से गुब्बारे में। ठीक है, इतने से में, यानी जब प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो प्रेशर बढ़ा तो ये प्रेशर बढ़ा, ये v के स्पीड के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल। तो प्रेशर बढ़ा, ये कहेगा स्पीड बढ़नी चाहिए, पर प्रेशर के बढ़ते डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो डेंसिटी बढ़ी, ये कहेगी डेंसिटी बढ़ी, ये कहेगी कि मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल हूं, व्युत्क्रमानुपाती, ऊपर नीचे लिखे हैं। तो डेंसिटी बढ़ी, ये कहेगी स्पीड घटनी चाहिए। तो एक फैक्टर कह रहा है कि स्पीड बढ़ाओ, एक फैक्टर कह रहा है कि स्पीड घटाओ, तो इसलिए ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा? जीरो। समझ रहे हो भाई? प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, इनके मतलब आप जानने चाहिए, पता होनी चाहिए आपको कि प्रेशर बढ़ेगा, ये कहेगा स्पीड बढ़ाओ, डेंसिटी बढ़ी, ये कहेगी स्पीड घटाओ, एक फैक्टर कह रहा बढ़ाओ, एक कह रहा घटाओ, तो इसलिए ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा? जीरो। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्रेशर का ध्वनि की चाल पर। या इस बात को अगर आपको कॉन्सेप्चुअली देखना तो समझो, यहां से आपने बोला यहां मुझे सुनना है, तो आपके मेरे बीच में एयर है, हवा है, क्योंकि मैंने कहा था साउंड वैक्यूम में नहीं चल सकता है। अब मैं यहां से बोल रहा हूं और मेरी आवाज यहां तक पहुंचेगी। ठीक है, तो आप कहोगे सर जब प्रेशर बढ़ेगा तो एटम तो नजदीक नजदीक आ गए, तो साउंड तो तेज भागते हुए जाना चाहिए। मैं कहूंगा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पहली नजर में आपने जो सोचा वो बिल्कुल सही था कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो गैसें नजदीक नजदीक आएंगी, तो साउंड तेज भागना चाहिए। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल, पहला जो आपने सोचा बिल्कुल ठीक है। पर एक बात तो सोचो, जब गैसों को नजदीक नजदीक लेके आओगे ना, तो गैसें आपस में टकरा के ही ना पूरी गैसें हिलना शुरू कर देंगी, यानी पूरा मोशन एकदम रैंडम सा हो जाएगा, अजीब सा। तो वो फैक्टर क्या कहेगा? वो कहेगा कि साउंड आगे अच्छे से नहीं पहुंचना चाहिए। भाई गैसें नजदीक आई, वो फैक्टर कह रहा है कि साउंड तेजी से आगे पहुंचे, लेकिन गैसों को नजदीक आने से आपस में टकरा कर वो आपस में डिस्टर्ब होने लगी, हिलने लगी। वो फैक्टर कहेगा कि साउंड आगे जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए। एक फैक्टर कह रहा है कि जल्दी पहुंचे, एक कह रहा है कि जल्दी ना पहुंचे। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाता है? जीरो। तो याद रखना कि चाहे प्रेशर हो चाहे फ्रीक्वेंसी हो, इन दोनों का ध्वनि की चाल पर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो मैंने आपको यहाँ पहले बताया था अभी कि जो साउंड की जो स्पीड है उसका ध्वनि की चाल पर, सॉरी साउंड की जो स्पीड है, ध्वनि की जो चाल है उस पर एक तो आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस रट्टा मार लेना। एक साउंड की स्पीड पर दाब, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, इन दोनों को प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है,
चलिए हाँ, इसके अलावा अब लिखेंगे बच्चे हम फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे ह्यूमिडिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ह्यूमिडिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। इमरान जी का क्वेश्चन था कि ये गैस कांस्टेंट जो है, गैस रेशियो जो है, किस बात पर निर्भर करता है? वो डिपेंड करता है बच्चे की गैस मोनोएटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है, या गैस एक ही एटम से मिलकर बनी है या फिर दो दो एटम के मिलने से बनी है, तो उस बात पर डिपेंड करता है। डाई एटॉमिक गैस के लिए अलग होता है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए अलग होता है। ठीक है, ये मैसेज लिखने की जरूरत है, टाइम्स कोचिंग इज द बेस्ट, बेस्ट सब पता है, मैं काम की बात करूँ क्लास में। ठीक है हाँ, अब यहाँ देखो ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव, ह्यूमिडिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव, ह्यूमिडिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। अब ये बताएंगे बहुत जल्दी फटाफट स्पीड के साथ, गोली की रफ्तार से। अगर मौसम में ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो, आर्द्रता ज्यादा हो, नमी ज्यादा हो, तो नमी के बढ़ने से, आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है कि घटती है? बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी बताना है माही जी। लक्ष्मण मीणा जी का सही आंसर हमारे पास पहुंच गया है। मनदीप करे क्वेश्चन पूछना था, अगर अभी से रिलेटेड है तो भी पूछ सकते हो, अगर किसी टॉपिक का है तो बाद में पूछना। इमरान जी को शायद आंसर मिल गया होगा, गैस रेशियो डिपेंड करता है गैस मोनोटॉमिक है कि डायटोमिक। सुरजीत सिंह का ठीक है, लक्ष्मण मीणा का ठीक था, दो का आंसर मेरे पास पहुंचा है। विजय का भी ठीक है, चेतन का गलत हो गया, कृष्ण मोहन जी आपका महागलत है, आसिफ मलिक का ठीक है, कनिका का ठीक है, सुमित का ठीक है, इनक्रीज अरशद अली का ठीक है, अमृत का गलत है, बहुत स्पीड से आ रहे हैं। टीनू मीना सही है, धुली गलत है, सिलेंडर बढ़ता है लिखा शायद उन्हें, अब पता नहीं क्या भूल गया मैं, निकल गया आगे। अरविंद का गलत हो गया, और सुमित रावत का गलत है। सुमित, अरे बहुत क्वेश्चन गलत आ रहे हैं भाई, क्या चक्कर है? सुमित रावत ये लड़का है, कई क्वेश्चन गलत लिख दिए इसने, देखो। चलो भाई, जितने बच्चों ने बोला कि ह्यूमिडिटी के बढ़ने साउंड की स्पीड कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन सबका गलत है। जिन्होंने कहा घटेगा उनका भी गलत है। ह्यूमिडिटी के बढ़ने से, आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ह्यूमिडिटी के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? बढ़ेगी। अरे भाई, ये तो आप वैसे भी कर सकते थे, याद करो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि साउंड तेज चलता है सॉलिड में, उसे धीरे चलता है लिक्विड में, सबसे धीरे कहाँ चलता है? गैस में। अभी मान लो कि साउंड चल रहा है सूखी हवाओं में, बिल्कुल ड्राई मौसम है, सूखा मौसम है एकदम, दिल्ली का मौसम बिल्कुल सूखा, साउंड भाग रहा है। अगर दिल्ली के मौसम में नमी आ गई, ह्यूमिडिटी आ गई, उमस आ गई, आर्द्रता आ गई, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है लिक्विड, पानी आ गया, अब गैसों में साउंड भाग रहा है। अब एक ऐसी गैस में भाग रहा है जहाँ पानी भी है, तो पानी के अंदर तो साउंड तेज भागता है, तो अब गैसों में नमी आ जाएगी, पानी भर जाएगा, तो साउंड और तेज चलेगा। तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने से साउंड की स्पीड क्यों बढ़ती है? क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी का आना, पानी का आना, और पानी आ गया तो पानी के अंदर साउंड तेज चलता है गैसों की अपेक्षा। सॉलिड की अपेक्षा तो खैर कम रहता है, पर गैसों में जब साउंड भाग रहा था तो उसमें नमी आएगी तो साउंड की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। तो याद रखेंगे आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ठीक है, एक लिखेंगे स्टिफनेस इफेक्ट, ध्वनि की चाल पर कठोरता का प्रभाव। स्टिफनेस इफेक्ट, ध्वनि की चाल पर कठोरता का प्रभाव, कठोरता का प्रभाव। अब देखो भाई, सॉलिड तो बहुत सारे थे, पर हमने स्टील के अंदर साउंड की स्पीड जनरली क्यों ज्यादा बताई, या डायमंड में, हीरे में और ज्यादा क्यों बताई? कोई भी सॉलिड जितना ज्यादा कठोर होगा, जितना स्टिफनेस होगी, साउंड उतना ही तेज भागेगा, तो कठोरता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। एक पॉइंट याद रखेंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने जितने पॉइंट लिखवाए, मैंने किसी में ये नहीं लिखवाया कि इसके बढ़ने पर ध्वनि की चाल घटेगी, सबके बढ़ने में बढ़ेगी या प्रभाव नहीं पड़ेगा। तापमान के बढ़ने से बढ़ती है, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से बढ़ती है, कठोरता के बढ़ने से बढ़ती है, लेकिन प्रेशर का और फ्रीक्वेंसी, दाब का और आवृत्ति का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये फ्रीक्वेंसी प्रेशर वाला ही एग्जाम में आता ज्यादातर, तो याद रखना, साइंस वाले बच्चे से बुद्धि लगा गलती मत कर देना कि प्रेशर फ्रीक्वेंसी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चे बोल देते हैं साइंस वाले कि बढ़ने से बढ़ेगी। ठीक है, और एक मैंने याद कहा कि ह्यूमिडिटी वाला भी इंपॉर्टेंट है, आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। अच्छा, प्रेशर का बढ़ाया बताया सुमित राव जी, करें फिर ठीक है। चलिए, अब एक मेरा लास्ट में एक नोट लिखेंगे, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा नोट है, लिखेंगे नोट। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर किसी गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपके पास दो हवाएं हैं, एक है ड्राई एयर शुष्क वायु, एक है मॉइस्ट एयर नमी वाली वायु। ड्राई एयर सूखी, नमी वाली मॉइस्ट। तो बताओ ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर में ज्यादा डेंसिटी, ज्यादा घनत्व किसका होता है? ड्राई एयर का कि मॉइस्ट एयर का? ये आपको बताना है। सूखी हवाओं में और नम हवाओं में, ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर में ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, ज्यादा घनत्व किसका होता है? जिन शुरू के 10-15 बच्चों का आंसर पहले आएगा उनका नाम पहले अनाउंस किया जाएगा। कोई बच्चा एक ही बार आंसर देगा, यानी कि मैं गलत बोल दूंगा तो फिर वो अपना आंसर चेंज नहीं करेगा। सचिन कुमार सिंह जी हमारे पास आंसर आया है, इनका सही है। विजय कुमार
का गलत हो गया है। लक्ष्मण मीणा जी ए बी मत बताओ, ड्राई या मोस्ट लिखो। सुनील का गलत है, विश्व का गलत है, सुनील यादव गलत है, दया का गलत है, सौरभ का गलत है, हैदर आसिफ का गलत है, आसिफ का गलत है, सौरभ का गलत है, जगदीप का सही है, निशांत का गलत है, महेश राजपूत का सही है, अंकित का सही है, आदर्श का गलत है, सूर्य सिंह का गलत है, ड्राई मोइस्ट नो इफेक्ट, सुमन कुमार सिंह का गलत है, जयप्रकाश का गलत है, अमन का गलत है, और जगदीप का गलत है, और कृष्ण मोहन भाई बहुत स्पीड जा रहे हैं मैसेज, और इमरान का गलत है, शैलेंद्र का गलत है, टीनू मीना का गलत है, रोहित कुमार का गलत है, अंश दुबे का भाई पूछा मैंने हवाएं तो बर्फ बता रहा है, निशांत कुमार का गलत हो गया, दूधी का गलत हो गया, पता नहीं क्या लिखा उन्होंने, अदरता बढ़ेगी क्या लिखा, रविंदर का सही है, अजीत राय का गलत है, आरजेडी का, अजीत आरजेडी प्रचार कर रहे क्या भाई लालू जी का, लालटेन का आरजेडी नाम के आगे। चलो राकेश यादव का मोस्ट लिखा इन्होंने, मोस्ट लिखना चाह रहे होंगे तो ये शायद ये। अब देखो जितने बच्चों ने कहा मॉइस्ट एयर उन सबका गलत है। ड्राई एयर जो होती है ना शुष्क वायु, ड्राई एयर की डेंसिटी मॉइस्ट एयर की अपेक्षा होती है ज्यादा। ये क्वेश्चन आता है गलत कराने के लिए। बच्चों क्या लगता है कि मॉइस्ट एयर है ना आर्द्र वायु, नमी पानी भर गया हवाओं में तो हवाएं भारी हो गई। देखो जब नमी होती है ना, जो पानी होता है, पानी जब वेपर में बदलता है भाप में बदल जाता है, जब पानी वेपर में बदल जाता है तो हवा से भी हल्का हो जाता है, तभी तो ऊपर की तरफ उठ रहा होता है वो। तो जो मॉइस्ट एयर है जिनके अंदर नमी है उनकी डेंसिटी कम होती है ड्राई एयर शुष्क वायु की अपेक्षा। तो इसमें मत सोचना कि पानी भर गया भारी सी हो गई, तो ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा है, मॉइस्ट एयर की कम है। आप खुद सोचो, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाते हैं, मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था कुछ देर पहले, मुझे अच्छी बताओ, अगर बच्चे इस फॉर्मूले से देखना, v इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाई डी, आप कह रहे हो कि मॉइस्ट एयर की आर्द्र वायु की डेंसिटी ज्यादा, अगर आर्द्र वायु की डेंसिटी ज्यादा होती तो वहां पे स्पीड कम नहीं होती, यानी फिर तो आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल कम हो जाती। मैंने कहा कि आर्द्रता बढ़ने से, नमी के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, तो ध्वनि की चाल क्यों बढ़ रही होगी, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने से डेंसिटी कैसी हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो नमन जो वायु है, जो आर्द्र वायु है, जो मॉइस्ट एयर है, उनकी डेंसिटी कम होती है, ड्राई की डेंसिटी ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन अगर आगे पेपर में लाइन से बच्चे गलत करके आते हैं, इस क्वेश्चन को लिखेंगे ध्यान से, मॉइस्ट एयर इज लेस डेंस, मॉइस्ट एयर is less dense than dry air। आर्द्र वायु शुष्क वायु की अपेक्षा, आर्द्र वायु शुष्क वायु की अपेक्षा कम घनत्व वाली होती हैं, आर्द्र वायु शुष्क वायु की अपेक्षा कम घनत्व वाली होती हैं। मोइस्ट एयर इज लेस डेंस देन ड्राई एयर, मोइस्ट एयर इज लेस डेंस देन ड्राई एयर। आर्द्र वायु शुष्क वायु की अपेक्षा कम घनत्व वाली होती है। ना किसका घनत्व कम बताया मैंने, आर्द्र वायु का। तो मोइस्ट एयर की डेंसिटी ड्राई एयर से भी कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, अब दूसरा देखो यहाँ पे एक चीज, इस बात को बहुत बड़े आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपके घर के पास कोई ईंट का भट्टा हो, जैसे ईंट बनती है ना, ईंट का भट्टा उसे बोलते हैं इंग्लिश में किल, KILN, ईंट का भट्टा। इस ईंट के भट्टे में आप ध्यान देना, कभी 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 किसी मौसम में आपको दिखेगा कि ईंट के भट्टे से धुआं निकल रहा है, वो धुआं ऊपर को भाग रहा है, ऐसे गायब सा हो गया। किसी किसी मौसम में ईंट के भट्टे धुआं निकलता है ना, वो नीचे की तरफ को गिरता हुआ दिखाई देगा, आप कभी ध्यान दोगे तो। अभी धुआं पता है कब ऊपर उठता है, ऊपर जा जाकर गायब होता है। अगर मौसम बिल्कुल ड्राई है, शुष्क वायु है, तो ड्राई एयर की डेंसिटी होती है ज्यादा, उनका भारीपन ज्यादा है, तो धुएं को धकेलती है ऊपर की तरफ को, ऊपर फेंक के मारती हैं। लेकिन जो मॉइस्ट एयर होती है, आर्द्र वायु, उनकी डेंसिटी होती है कम, उनका भारीपन होता है कम, वो धुएं को ऊपर धकेल नहीं पाती, तो अल्टीमेटली धुआं ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो घर के आसपास अगर ईंट का भट्टा है तो ध्यान देना, अगर धुआं ऊपर की तरफ भाग रहा है तो मौसम कैसा है, ड्राई मौसम है, शुष्क वायु। अगर धुआं नीचे की तरफ को गिर रहा है तो समझ जाना मौसम कैसा है, मॉइस्ट है। इसकी डेंसिटी कैसी होती है, कम होती है, इसका घनत्व कम होता है। और इसका ड्राई एयर है, इसकी डेंसिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है मॉइस्ट एयर की अपेक्षा। ठीक है, चलिए अब मुझे आपको इसमें एक दो बातें बतानी जो आपको याद करनी है, सीधा प्योर रट्टा मार लेना है। एक क्वेश्चन आता है कई बार कि आपको मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, या तो वैसे तो केमिस्ट्री का टॉपिक है, अगर आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा आपको। कुछ प्रोसेस होते हैं अपने यहाँ पे, जैसे होता है समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, अगर तापमान ना बदले तो बोलते हैं समतापीय, ताप समान रहे, आइसोथर्मल। ऐसे होता है बच्चों एक आइसोबैरिक, समदाबीय, जहां दाब कांस्टेंट रहे, दाब। ऐसे होता है आइसोकोरिक, जहां आयतन सेम रहे, सम आयतनिक। तो एक ऐसे प्रोसेस होता है रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो उसमें कहता है पेपर में कि साउंड में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, तो उस समय मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। अभी ध्यान रखना कि जो साउंड है, ध्वनि जो है, ये कैसा प्रोसेस है, ये कैसा प्रक्रम है। तो लिखना कि साउंड होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो साउंड जो होता है एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, रुद्धोष्म प्रक्रम है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं आपको हल्का सा भी बता दूं, एडियाबैटिक प्रोसेस उन्हें कहते हैं जो बिल्कुल सडन हो, बहुत तेजी के साथ। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य होता है,
ना तुम उष्मा लोगे ना उष्मा को तुम दोगे। तो अगर बहुत ही सडन प्रोसेस हो, तो इतना कोई तेज प्रोसेस हो कि जहाँ पे एनर्जी को ले दे ना सको, उसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जितने भी सडन प्रोसेस होते हैं वो एडियाबैटिक में आते हैं। जैसे कि आपका टायर का बस्ट हो जाना, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि टायर का फट जाना ये कौन सा प्रोसेस है? सम आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, सम दाबीय, सम आयतनिक, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो टायर का फट जाना हो चाहे साउंड का, ये दोनों कौन से प्रोसेस होते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है कि एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो, उष्मा का आदान प्रदान शून्य होता है। ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम वह प्रक्रम है जहां उष्मा का आदान प्रदान शून्य होता है। एक्सचेंज ऑफ हीट इज इक्वल टू जीरो। ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम वह प्रक्रम है जहां उष्मा का आदान प्रदान शून्य होता है। अच्छा, तो ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम क्या है बच्चों? जहां उष्मा का आदान प्रदान कैसा हो? शून्य। और एक और ध्यान रखना कि एडियाबैटिक प्रोसेस केवल कहां पे इन्वॉल्व होगा? जहां पे सडन चेंज होंगे, अचानक से कोई काम होगा, सडन चेंज। तो सडन चेंज जहां भी हो, अचानक से कोई काम हो, समझ जाना कौन सा प्रोसेस होगा? एडियाबैटिक। जैसे मैंने कहा कि टायर का बस्ट करना, टायर का फट जाना, टायर का बस्ट करना, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा कि टायर का फट जाना कौन सा प्रक्रम है? एडियाबैटिक। क्यों? क्योंकि अचानक हुआ, सडन। तो यहाँ भी सडन प्रोसेस होंगे, वहां एडियाबैटिक होगा। और एक मैंने कहा कि साउंड, मैंने बोला हेलो, तुरंत सुन गया आपको। जितने भी सडन प्रोसेस होते हैं वो सब एडियाबैटिक में आते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में। अब देखो पेपर में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे। साउंड कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक, काम खत्म। टायर का फट जाना कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। ठीक है। ऐसे आपका नहीं तो थर्मस होता है जो गर्म चाय वाला होता है, ठंडा पानी वाला, उसमें आपने चाय भर ली, ढक्कन बंद कर दिया, तो चाय गर्म क्यों रहती है? ना तो बाहर से हीट को लेना, ना बाहर को, ना बाहर हीट देना। तो जो आपका जो थर्मस के अंदर आपने चाय वाय भर रखी है, वो भी कौन सा प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर? एडियाबैटिक, क्योंकि उष्मा का आदान प्रदान क्या है वहां पे? शून्य है। ठीक है, उष्मा का आदान प्रदान शून्य। तो ऐसे थर्मस भी क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल है थर्मस, जो आपका होता है गर्म चाय वाला। ठीक है, तो एक ये याद रखेंगे आप। इस बात को मैं आगे दोबारा लेके जाऊंगा, आइसोथर्मल और मुझे बताऊंगा, तो याद रखेंगे साउंड क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। दूसरा, एक हमने चीज पढ़ी थी, लाइट, प्रकाश, एक मैंने बताया था साउंड। तो मैंने कहा था कि लाइट जो है ना, प्रकाश जो है, यह है ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे। ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ तरंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी हैं, 7 तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, 7 की 7 ट्रांसवर्स होती हैं, 7 की 7। चाहे वो लाइट हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो गामा हो। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैद्युत चुंबकीय तरंगों में 7 नाम लिखवाए थे, वो 7 के साथ होती है अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव। लेकिन जो बच्चों मैंने आपसे साउंड कहा था, साउंड कैसी बताई थी मैंने आपको? लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य तरंगे। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि अनुदैर्घ्य तरंगे कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं? अनुदैर्घ्य का मतलब हो गया यानी ध्वनि, कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य तरंगे की बात करें वो, या साउंड की बात करें, ये एक काम नहीं करती है, मतलब पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। तो इसका याद रखना, क्योंकि थोड़ा टफ सा प्रोसेस है। ऐसे याद रखेंगे कि ध्वनि तरंगों का या अनुदैर्घ्य तरंगों का कभी भी ध्रुवीकरण नहीं कर सकते हैं। ध्रुवीकरण केवल किसका कर सकते हैं हम? ट्रांसवर्स वेव का, अनुप्रस्थ तरंगों का, जैसे कि प्रकाश। तो क्वेश्चन आएगा क्या प्रकाश और ध्वनि को कैसे अलग अलग करोगे? तो आप कहोगे कि इनका ध्रुवीकरण नहीं होगा, इनका ध्रुवीकरण हो सकता है। या क्वेश्चन लिख देगा कौन सी स्टेटमेंट सही है, वो पूछ लेगा कि ध्वनि तरंगे कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती। तो आप बोलोगे ध्वनि तरंगे का ध्रुवीकरण नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज ध्वनि भी प्रकाश की तरह परावर्तित हो सकती है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, सारे काम हो सकते हैं। जो काम प्रकाश करता है वही ध्वनि भी कर सकती है, लेकिन ध्वनि एक काम नहीं कर सकती, वो क्या? ध्रुवीकरण। तो लिखेंगे इंपोर्टेंट लिखकर, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है पेपर में, लिखेंगे साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव और longitudinal wave, sound waves और longitudinal waves cannot be polarized, cannot be polarized। हिंदी में लिखेंगे ध्वनि तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगों का, ध्वनि तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, का ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। तो ध्रुवीकरण जो है वो नहीं कह सकता किसका? साउंड वेव का या लॉन्गिट्यूडनल वेव का। ये तो साउंड लिखा आ जाए, ये लॉन्गिट्यूडनल। क्यों? क्योंकि साउंड जो लॉन्गिट्यूडनली तो है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगी तो होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवीकरण नहीं कह सकता है। आगे लिखेंगे इंग्लिश वाले बच्चे, ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड। केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही, केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही ध्रुवीकरण किया जा सकता है, केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही ध्रुवीकरण किया जा सकता है, जैसे कि प्रकाश। केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही ध्रुवीकरण किया जा सकता है, जैसे कि प्रकाश। ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, फॉर एग्जांपल लाइट। केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही ध्रुवीकरण किया जा सकता है, जैसे कि प्रकाश, जैसे कि प्रकाश।
तो प्रकाश का ध्रुवीकरण कर सकते हैं, लेकिन धर्मिनी का ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि किस वेव का पोलराइजेशन नहीं होगा, किसका ध्रुवीकरण नहीं होगा, क्या लिखा मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। नहीं लिखा मिलेगा तो क्या लिखा मिलेगा, साउंड। किसका हो सकता है, क्या लिखा मिलेगा, अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव। नहीं लिखा मिला तो क्या लिखा मिल सकता है, प्रकाश। ठीक है, लक्ष्मण मीना ध्रुवीकरण क्या होता है सर, नहीं बता रहा, जरूरत नहीं है इसकी, मोटा मोटा समझ लो कि अगर आपको 3 डायमेंशनल प्रकाश को, लाइट को 2 डायमेंशनल बदलना हो, 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल के अंदर बदलना है, तो वो उसे बोलते हैं पोलराइजेशन। क्योंकि 2 डायमेंशनली अगर हम प्रकाश को जब देखते हैं ना, जैसे पर्दे पर, स्क्रीन पर, तो ज्यादा बढ़िया व्यू आता है उसका। तो थोड़ा अगर मैं टेक्निकली बताऊंगा तो कोई पेपर के लिए जरूरी नहीं है, और उस समय आएगा भी नहीं तब भी। ठीक है, तो पोलराइजेशन नहीं होगा। अच्छा, एक दूसरा के बारे में भी आ जाता है कि जो 3D मूवी देखने हम जाते हैं, 3D मूवी, तो आपको पता है कि 3D मूवी में हम, लेकिन मूवी किस पर देख रहे हैं हम, 2D पर्दे पर, 2D पर्दे पर। तो 3 डायमेंशनल प्रकाश को 2 डायमेंशनल बदलना है, तो वो प्रोसेस कौन सा होता है, पोलराइजेशन। तो क्वेश्चन आता है कि 3D मूवी देखने वाले चश्मों के अंदर, जो 3D मूवी देखने वाले चश्मे हैं, उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, उसमें एक क्वेश्चन और याद रट लेना, उसमें यूज करते हैं पोलराइड्स का। पोलराइड्स, 3D मूवी देखने वाले चश्मों में पोलराइड्स का उपयोग किया जाता है। 3D मूवी देखने वाले चश्मों में पोलराइड्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी आपका साउंड वाला चैप्टर हो गया समाप्त। मैं फटाफट इसके क्वेश्चन बोलूंगा, शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको याद नहीं होगा। 2-3 मैंने क्वेश्चन याद करने के लिए बोले हैं आपको, डायरेक्ट रट्टा मारने के लिए। स्कैटरिंग अलग चीज है, विजय कुमार वो प्रकाश में आएगा आगे चल के। देखो, मैंने बोला साउंड कहाँ कहाँ चल सकता है, केवल मीडियम में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। ये बताया सॉलिड गैस, सौरभ ये भी आगे आएगा। सॉलिड गैस में बताया, वैक्यूम में साउंड नहीं चल सकता, पहली लाइन। दूसरा, साउंड केवल मीडियम में चलेगा, इसलिए हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे। और मैकेनिकल वेव भी कौन सी बताई थी मैंने आपको, लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य तरंगे। फिर हमने पढ़ा था कि साउंड कहां से कहां तक के फ्रीक्वेंसी वाला सुन सकते हैं, 20 से लेकर 20,000। फ्रीक्वेंसी 20 से कम है तो इंफ्रासोनिक अपसर्वे कहेंगे, 20,000 से ऊपर है तो अल्ट्रासोनिक कहेंगे, परासर्वे। अल्ट्रासोनिक बैट यूज करता है, अल्ट्रासाउंड में यूज की जाती है, सोनार में यूज की जाती है। लाउडनेस होता है, आवाज का कितना शोर शराबा है, किसमें नापेंगे, लाउडनेस में। 85 से ऊपर का लाउडनेस है तो बहरा कर सकता है, पर 120-30 से ऊपर का है तो बहुत जल्दी कर देगा। फिर हमने पढ़ा सुपरसोनिक मिसाइल वो हैं जो आवाज से तेज चले, या जिनकी स्पीड 1.2 से लेकर 5 मैक के बीच में हो। फिर मैंने पढ़ा आपको इको सुनने के लिए दीवार से दूरी होनी चाहिए 17 मीटर के आसपास होनी चाहिए। रिवर्बरेशन, गूंज क्या है, जो आपकी वजह फैलती है। लकड़ी की दीवारें क्यों बनाते हैं थिएटर में, ताकि गूंज को एब्जॉर्ब कर सके। सोनार क्या है, जो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर चीजों को पता लगाएंगे। सोनार में किसका यूज किया था हमने, अल्ट्रासोनिक का। फिर हमने पढ़ा इलास्टिसिटी, रबड़ से ज्यादा किसकी होती है, स्टील की। सीधा याद करना है, आप किसी आवाज की तरफ को भाग रहे हो या आवाज आपकी तरफ को भाग रही है तो आपको उसकी ऊंची फ्रीक्वेंसी महसूस होगी, दूर भाग रहे होंगे तो नीची आवृत्ति महसूस होगी, इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। फिर एक मैंने बोला कि तापमान बढ़ेगा, साउंड की स्पीड बढ़ेगी, प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ने से बढ़ेगी और कठोरता बढ़ने से भी बढ़ेगी। फिर एक हमने क्या पढ़ा कि नमी वाली जो हवाएं हैं उनसे ज्यादा डेंसिटी ड्राई एयर की होती है। फिर साउंड कैसा प्रोसेस है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, जैसे टायर का फटना, जो काम तेजी से होते हैं, जब उसमें का आदान प्रदान ना हो सके, बहुत तेजी से काम हो रहे हैं। फिर एक मैंने बोला कि एक होता है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। इसे आपको याद रखना है कि डायरेक्ट, इसे मैंने केवल कहा एक मात्र लाइन रट्टा मारने के लिए कि ध्वनि तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, इनका आप ध्रुवीकरण नहीं कर सकते हैं। ध्रुवीकरण के लिए किसका किया जा सकता है, प्रकाश तरंगों का, जैसे कि अनुप्रस्थ तरंगों का। यहां तक मैंने आपको बताया है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारी बातें ध्यान होंगी। अब किसी का डाउट है तो मैं डाउट ले लेता हूं अगले 5 मिनट। ठीक है, चलो। सौरभ जी कह रहे हैं होलोग्राम, होलोग्राम आएगा बच्चा आगे, डिफ्रैक्शन में, विवर्तन में। विजय कुमार, पोलराइजेशन स्कैटरिंग बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्कैटरिंग हम पढ़ेंगे क्योंकि उसमें हमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन डिटेल में आते हैं, उस हम लाइट में वाले में देखेंगे। अब किसी कोई डाउट हो तो बताना। जितने क्वेश्चन मैंने भी बोले आपके सामने स्पीड से साउंड के, ये सारे क्वेश्चन आपको याद है कि नहीं है, जितने मैंने बोले ये आपको बताना है। तो आपका वेव वाला चैप्टर हो गया समाप्त। वेव में हमने 2 चीजें पढ़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वैक्यूम में भी चल लेती हैं, एक हमने पढ़ा मैकेनिकल वेव जो केवल मीडियम में चलेंगी। एक जगह हमने साउंड पर फोकस किया, एक जगह हमने पढ़ा 7 तरंगे, रेडियो से लेकर गामा तक की। एक एक लाइन का क्वेश्चन है इसमें। इको सुनने के लिए दूरी कितनी, सोनार का काम क्या होता है, तापमान बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, इस टाइप के। सुनील यादव जी कह रहे हैं नो डाउट सर, ठीक है, आपको भी टाइम मिल रहा है, फटाफट पूछते रहो क्वेश्चन। सुरेंद्र चहर जी कह रहे हैं यस सर याद है, वेरी नाइस सर। सुनील यादव जी सर फिजिक्स क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस बुक अरिहंत की ले सकते हैं, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले ले सकते हैं। आपका इसकी क्या नाम है, इसका घटना चक्र। सर नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, शायद मैं प्रकाश लाइट आपको पढ़ाऊंगा, माही लास्ट अगला चैप्टर आकाश कुशवाहा। फिर गति तरंग पर गति, क्या लिख दिया भाई, फिर घाती पर गति, भाई इंग्लिश में लिखो, समझ में नहीं आया क्या लिखा आपने। अल्ट्रासाउंड वेव के पोलराइजेशन करा सकते नहीं, अल्ट्रासाउंड भी लॉन्गिट्यूडनल नहीं कर सकते। सर एक बात बोलनी थी, आपने सब जगह पढ़ा है पर मथुरा के बच्चों का दुर्भाग्य रहा, आपने मथुरा में नहीं पढ़ाया। भाई आपके पास सही है, नहीं पढ़ाया, लेकिन मथुरा के बहुत सारे बच्चे आते थे, भरतपुर भी। सर जब आप साउंड एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाता है तो किस चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है, साउंड एक से दूसरे मीडियम में जाता है किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, मतलब क्या किस प्रभाव, समझ में चलो मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन, बाकी देख लेता हूँ मैं। स्पीड ऑफ साउंड डिस्कवर्ड बाय, स्पीड ऑफ साउंड पहले न्यूटन ने बताई थी तो थोड़ा उन्होंने गलत कर दिया था कुछ, फिर लाप्लास आए, उन्होंने थोड़ा संशोधन किया लाप्लास ने। तो स्पीड ऑफ साउंड जो आपको सही बताई गई वो लाप्लास ने बताई, पहले न्यूटन ने जो बताई थी थोड़ा गलत बताया था। पीडीएफ का मिलेगा, बदतमीजी वाले क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा मेरे से।
S-400 क्या है? S-400 तो डिफेंस सिस्टम है कि दूसरे देश की जो मिसाइल हमारे एरिया में घुसेगी उसे काटने के लिए। गूंजहीन होल का अनुकरण काल थोड़ा इंग्लिश में लिख देंगे एक बार। SHM लक्ष्मण मीणा जी चलेगा बिल्कुल मैकेनिक्स के बाद। नो डाउट नोट सर, आपने आगरा में पढ़ाया है क्या? हाँ, कभी पढ़ाया है मैंने आगरा में 2 साल के आसपास। ईएम में मैकेनिकल वेव में अंतर, कोई पिछली क्लास देखना। सर क्या खुली जगह पर ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है? ड्राई एयर की डेंसिटी तो ज़्यादा होती है हमेशा ही, मैंने कहा मॉइस्ट एयर की कम होती है। सर कुछ भी पूछने से पहले डर लगता है, डांट दो। हाँ, जब मैं कहूँगा पूछो तो तभी पूछना है। सर क्लास खत्म हो गई क्या? नहीं खत्म हुई, अभी पढ़ेंगे अभी हम आगे। नेक्स्ट चैप्टर सर। एक मीडियम से अगर आप दूसरे मीडियम में आपका साउंड जाएगा तो इसकी स्पीड बदल जाएगी। मान लो भी आपका मीडियम एयर था और आपका साउंड चला गया वाटर के अंदर, तो आपको पता है कि साउंड पानी में तेज चलता है, तो उसकी स्पीड में फर्क पड़ जाएगा। सर आपके टॉपिक में एमपी वेपम के लास्ट ईयर के क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जा रहे हैं। ठीक है भाई जितेंद्र जी, अगर ऐसा हो रहा तो बढ़िया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आदेश शर्मा जी, उम्मीद कर रहा हूँ आपको आंसर मिल गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे में ऐसे भी है ना जो बाकी बैच में भी हैं। तो अगला हमारा चैप्टर चलेगा, लाइट पढ़ाया जाए, लेंस मिरर प्रकाश लाइट, क्या पढ़ाया जाए? अगला टॉपिक लाइट ले लेते हैं, साउंड पढ़ा है तो इन दोनों को आपस में कंपेयर भी कर लेंगे। तो लिखेंगे लाइट प्रकाश, लाइट प्रकाश। देखो सुन के लिखने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, पर कोई बात नहीं, हम वीडियो रोक रोक के लिखते हैं। ठीक है, बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर GS4 में चल रहा है, प्लीज दूसरा चैप्टर। GS4 में चल रहा है तो भाई अब देखो इसमें भी पढ़ाना ही है मुझे। अब ऐसे तो आगे पीछे करूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम तो इतने बैच में पढ़ रहे हैं, कोई 3 में पढ़ रहा है, कोई साइंस 2 वाला है, सबको सोचूंगा तो कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं पाऊंगा मैं। NTPC ग्रुप के लिए अरियंत के साथ अगर कोई आ रही हो तो ले लेना उसे। ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडल वेव से अलग कैसे हैं? निशांत कुमार जी, मुठाई कुछ मत पूछा करो, पिछली क्लास देखना, पूरा पढ़ाया मैंने उससे पिछली क्लास में ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडल वेव में। सर हिंदी मीडियम का बुक घटना चक्र मिल जाएगा, मिल जाएगा। दिमसाल फॉर्मूला, दिम दिमान साल, मिथुन क्या लिख रहे हैं? डायमेंशनल, अच्छा डायमेंशनल फॉर्मूला बताइएगा सर, वो बिल्कुल लास्ट क्लास में। हाँ सुनील यादव जी कर सकते हैं, उसके फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, बड़े बड़े फॉर्मूले, उसके हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं खास। अब देखो लाइट पे आते हैं हम। लाइट में बच्चे हम सबसे पहले लिखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हम स्टार्ट करेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। स्कैटरिंग का मतलब समझेंगे हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है, दोनों तरफ से रोटेट करता हो। डेक्स्ट्रो होता है दोनों टाइप साइड से, रोटेटरी दोनों तरफ से रोटेट करे, ऐसे भी रोटेट करता हो ऐसे भी, वो हो सकता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सर आप ऑफलाइन 240 का ऑप्शन करवा दो भाई। देखो ये जो हमारा लिंक है वो यूट्यूब के थ्रू है और यूट्यूब ने खुद ऑप्शन हटा रखा है, तो इसलिए वो 240 नहीं हो सकता ऑफलाइन में। ठीक है, अब देखो भाई, अब आते हैं स्कैटरिंग लाइट पे, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब बच्चों हमने एक चीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ज्ञान मत दो सोन सूर्य, जो लिखवाया जा रहा लिखते रहो उसे। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मेरा फॉर्मूला आएगा थर्मोडायनामिक्स में, वहां पे आर होता है गैस कांस्टेंट। चलो अब नहीं ले रहा मैं डाउट, अब मैं सीधा टॉपिक पे आ रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं अपने पास। देखो मैंने जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया था तो एक शब्द आया था वहां पे कि जब लाइट प्रिज्म से गुजरती है और एक साथ 7 रंगों में 7 कलर में टूट जाती है, तो हमने उसे बोला था डिस्पर्जन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने उसे स्कैटरिंग भी कहा था। तो आप स्कैटरिंग में डिस्पर्जन वाइक तो फर्क समझेंगे। दूसरा, एक मैंने आपको जो पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तो उसमें 7 नाम लिखवाए थे, उसमें एक नाम था लाइट प्रकाश। तो लाइट वो हिस्सा था जो चीजों को दिखाने में हेल्प करता है। तो मैं प्रकाश की आज बात कर रहा हूँ। लाइट जो है वो एक तरह की एनर्जी है, ऊर्जा है, और ये वो है जो हमें चीजों को दिखाने में हेल्प करे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वो भाग जो हमें गर्माहट महसूस करा रहा था, उसका नाम मैंने इंफ्रारेड बताया था, वो चीजें दिखा नहीं सकता। लेकिन वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वो हिस्सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो हिस्सा जो चीजों को दिखाने में हेल्प करता है, उसे हम बोलते हैं प्रकाश, लाइट। तो हम लाइट की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमारा आंसर स्कैटरिंग कब कब होगा। पहले वो लिख लो एक बार आप, किस किस एग्जाम्पल का आंसर स्कैटरिंग होगा। फिर स्कैटरिंग का मतलब क्या है उसे हम डिटेल में समझेंगे बड़े आराम से, ध्यान से। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर में जब क्वेश्चन आए और आपके पास में 4 ऑप्शन हो, ए बी सी डी, तो आप स्कैटरिंग पे प्रकीर्णन पे अगर आपका मन करे निशान लगाने का, तो स्कैटरिंग पे निशान लगाना कब है, इस बात को ध्यान देना। देखो पेपर में हमारा आंसर स्कैटरिंग प्रकीर्णन, ध्यान देना। अगर मैं आपसे कहूं
कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि किसी बड़ी और प्राकृतिक, किसी बड़ी और नेचुरल, जब भी पेपर में बड़ी और प्राकृतिक वस्तु का कलर पूछ ले तो आप टिक लगाएंगे स्कैटरिंग पे। ये याद करने का तरीका है, कोई फिजिक्स का नियम नहीं है, तो मैंने इसे याद करने का तरीका बना रखा है कि जब भी वस्तु बड़ी हो और नेचुरल हो और उसका कलर पूछ ले तो हमारा आंसर क्या बनेगा, स्कैटरिंग। जैसे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आपको पता है कि आकाश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मन में सोचो आकाश बहुत दूर तक फैला हुआ है, स्काई, और नेचुरल भी है, तो आकाश बड़ा भी है, नेचुरल भी है, उसका कलर पूछ लिया तो आंसर क्या बनेगा हमारा, स्कैटरिंग। तो बड़ी प्राकृतिक वस्तु का रंग पूछेगा तो आंसर बनेगा स्कैटरिंग। आकाश नीला क्यों, आंसर स्कैटरिंग। समुद्र नीला क्यों? सबको पता है कि धरती माता बहुत बड़ी है, उनके 70% हिस्से पे समुद्री है, धरती तो केवल 30% के आसपास हिस्से पे है, तो समुद्र बड़ा भी है, नेचुरल भी है, कलर पूछा नीला क्यों दिख रहा है, तो फिर से आंसर क्या होगा हमारा, स्कैटरिंग। सूर्य लाल क्यों दिखता है? सूर्य तो बहुत बड़ा है, सूर्य इतना बड़ा है कि उसके सामने पृथ्वी की औकात इतनी बड़ी भी नहीं है, तो सन बड़ा भी है, नेचुरल भी है, तो उसका रंग पूछा लाल क्यों दिखा, फिर से आंसर क्या बनेगा, स्कैटरिंग। और बादल सफेद क्यों दिखते हैं, क्लाउड सफेद क्यों दिखते हैं, तो उसका आंसर भी क्या होगा हमारा, स्कैटरिंग। तो बादलों का सफेद दिखना, सूर्य का लाल दिखना, समुद्र का और आकाश का नीला दिखना, सबका आंसर क्या बनेगा, स्कैटरिंग। कुछ बातें मैं और भी धीरे धीरे इसमें ऐड करूंगा, पहले भी एक लाइन लिखेंगे रटने वाली जो याद करनी है, वो लिखेंगे बड़ी और प्राकृतिक वस्तुओं के रंग पूछे जाने पर, बड़ी और प्राकृतिक वस्तुओं के रंग पूछे जाने पर उत्तर प्रकीर्णन होगा। कलर ऑफ बिगर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इज ड्यू टू स्कैटरिंग। बड़ी और प्राकृतिक वस्तुओं के रंग पूछे जाने पर उत्तर प्रकीर्णन होगा। कलर ऑफ बिगर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इज ड्यू टू स्कैटरिंग। ये लाइन रट लो, ये कोई फिजिक्स का नियम नहीं, याद करने के लिए है। 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर लोहा और ग्रेनाइट में साउंड की चाल किसमें ज्यादा होगी? तो इसके लिए आपको वही फिर ना एनसीईआरटी में सबकी ना एक पेज पे सबकी स्पीड लिखी हुई है, ग्रेफाइट में कितनी है, लोहे में कितनी है, स्टील में कितनी है, एल्युमिनियम में कितनी है, ये तो लाइन का रट्टा मार लेना आप, ठीक है। तो वहां से देख लेना या फिर गूगल पे डाल लेना साउंड ऑफ स्पीड डिफरेंट मटेरियल, अगर आपको याद ही करना है तो 10-15 में याद कर लेना, मैंने तो कभी खुद से याद किया नहीं है, आप भी याद ना करो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो उसमें लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का नीला रंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का नीला रंग, ये बहुत आता है एग्जाम में। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आंसर क्या होगा, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग है क्या, ये पूरा बताऊंगा मैं आपको डिटेल में, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। सेकंड लिखेंगे, अब इसमें एक लाइन छोड़ देना, इस लाइन का मैं यूज करना है बाद में, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स एंड फॉग, बादलों और कोहरे का सफेद रंग, बादलों और कोहरे का सफेद रंग, बादलों और कोहरे का सफेद रंग। सुमित्रा जी कह रहे सर इसकी डेफिनेशन लिखा दी स्कैटरिंग की। भाई मैंने 5 बार बोल दिया कि एक बार लिख लो, मैं पूरा स्कैटरिंग पढ़ाऊंगा तुम्हें, पूरा नहीं सुनते क्या तुम, बस अपना बस लिखना है घर में बैठ के, टाइप करना जो भी उठा के जो भी मन कर रहा है। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स एंड फॉग, बादलों और कोहरे का सफेद रंग। फिर से एक लाइन छोड़ देंगे हम, जरूरत पड़ेगी सब लाइनों की, थोड़ा लिखेंगे रेड कलर ऑफ सन, रेड कलर ऑफ सन एट डाउन एंड डस्क, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग। रेड कलर ऑफ सन एट डाउन एंड डस्क, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग। फोर्थ लिखेंगे ब्लू कलर ऑफ सी, समुद्र का नीला रंग, ब्लू कलर ऑफ सी, समुद्र का नीला रंग, ब्लू कलर ऑफ सी, समुद्र का नीला रंग, ठीक है। अब देखो जो मैंने 4 एग्जाम्पल लिए, इसमें एक बात ध्यान रखना, क्या खास बात क्या है, आकाश, बादल, सूर्य, समुद्र, तो ऑब्जेक्ट कैसे हैं, नेचुरल भी हैं और बड़े भी हैं, तो इसलिए आंसर मैंने क्या होता है, स्कैटरिंग। तो इसलिए मैंने इनके लिए एक लाइन बना ली ऐसे याद करने के लिए, जब मैंने कभी पढ़ना शुरू किया था कि मैं कैसे याद रखूं कि स्कैटरिंग कब कब आंसर बनेगा, स्कैटरिंग क्या है, ऐसा क्यों रहा, वो तो हम आएंगे उस बात पे। तो अब एक चीज देखो यहाँ पे कि कई बार पेपर में आपको फंसा देगा, आपको क्वेश्चन पता होगा, उसका आंसर पता होगा, तब भी आप फंस जाओगे। कैसे? उसने एग्जाम में पूछा क्वेश्चन, अगर आप सीजल 2014 का क्वेश्चन देखेंगे, 19 अक्टूबर वाले सेट में आया था ये, उसने कहा मॉर्निंग वाली शिफ्ट में कि आकाश नीला क्यों दिखता है, सेम क्वेश्चन था, आकाश नीला क्यों दिखता है। पहला ऑप्शन था बच्चों स्कैटरिंग, दूसरा ऑप्शन था स्कैटरिंग, तीसरा था स्कैटरिंग, डी भी क्या था, स्कैटरिंग। हर ऑप्शन के अंदर स्कैटरिंग स्कैटरिंग प्रकीर्णन प्रकीर्णन ये लिखा हुआ था। बस उसने क्या किया, स्कैटरिंग से पहले एक साइंटिस्ट का नाम और लिख दिया, मान लो यहाँ लिख दिया न्यूटन स्कैटरिंग, यहाँ लिख दिया आइंस्टीन स्कैटरिंग, यहाँ कुछ और लिख दिया, यहाँ कुछ और लिख दिया। अब आंसर तो स्कैटरिंग है, लेकिन किस पर टिक लगाएं, न्यूटन पे लगाएं, आइंस्टीन पे लगाएं या किसी और पे लगाएं, उसके लिए फिर आपको पता होना चाहिए कि ये बात किस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की।
तो आकाश नीला दिखता है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका पूरा आंसर बनेगा रेले स्कैटरिंग। ये रेले एक साइंटिस्ट का नाम है, ये रेले, RAYLEIGH, थोड़ा स्पेलिंग अजीब सी है इसकी, रेले स्कैटरिंग, रेले प्रकीर्णन, रेले प्रकीर्णन। आकाश नीला दिखता है, इसके लिए आप टिक लगाएंगे रेले प्रकीर्णन पे, जबकि बहुत सारे बच्चों ने न्यूटन पे लगा दिया था। बादल दिखाई देता है सफेद, इसके लिए हमारा कंप्लीट आंसर होगा मी स्कैटरिंग, MIE, मी स्कैटरिंग, मी प्रकीर्णन। ये मी भी एक साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट है, ये थोड़ा नाम अजीब सा है इनका, MIE, मी, ये N नहीं है, M है, ये MIE, मी स्कैटरिंग। ऐसे बादल सफेद दिखना और फोक कोहरे का सफेद दिखना का आंसर क्या, मी स्कैटरिंग। ऐसे इसमें एक और आ जाता है कई बार ना, जो साबुन के जो झाग नहीं होते, झाग जो सफेद सफेद झाग इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ भी व्हाइट से देखे ना, व्हाइट बादल हो या बादल या कोहरा सफेद हो, या जो साबुन के झाग बनते हैं उनका सफेद कलर, जो साबुन के पानी के जो बुलबुले बनते हैं रंग बिरंगे, वो अलग चीज है। बुलबुले जो बनते हैं बड़े बड़े बबल्स, सोप बबल्स का रंग बिरंगा दिखना वो अलग चीज है। लेकिन जो सोप सॉल्यूशन है, जो झाग है, उसका सफेद दिखना, उसमें मी स्कैटरिंग है। साबुन के झाग होते हैं, साबुन के पानी के झाग, के पानी के झाग, इसका आंसर भी मी स्कैटरिंग है। इस बार का CDS का क्वेश्चन भी था ये, जब ये व्हाइट व्हाइट सा दिखे ना, सबका आंसर मी स्कैटरिंग होता है। तो साबुन के पानी के झाग हो, बादल हो सफेद, चाहे कोहरा हो, सबका आंसर क्या बनता है, मी स्कैटरिंग। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ। सुबह शाम को सूर्य लाल दिखता है, इसे भी आप रेले स्कैटरिंग से बता सकते हैं, रेले स्कैटरिंग, रेले प्रकीर्णन से। और सुबह शाम समुद्र दिखता है नीला, इसका आंसर होता है हमारा रमन स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग, रमन प्रकीर्णन। ये रमन है, ये भारतीय साइंटिस्ट हैं, CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन साहब। तो ये ध्यान रखना कि समुद्र नीला दिखता है, किसने बताया, रमन साहब ने, CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। और इनसे क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि CV रमन साहब को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ये फिजिक्स के नोबेल प्राइज विनर हैं। कौन से ईयर में, 1930 में। ठीक है, नहीं बस अब तो लास्ट है क्लास। CV रमन साहब जो हैं, इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है 1930, 1930 में, CV रमन को 1930। तो बच्चों ने क्या पढ़ा, अभी हमने केवल कुछ पढ़ा नहीं है, हमने केवल अभी कुछ ये याद किए हैं कि स्कैटरिंग हमारा आंसर क्या बनेगा, आकाश नीला क्यों, बादल सफेद क्यों, झाग सफेद क्यों, कोहरा सफेद क्यों, सूर्य लाल क्यों, समुद्र नीला क्यों, सबका आंसर क्या, स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग क्या बला है, इस बात को हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपकी 1:30 बजे तक ही है, क्योंकि एक 2-3 क्लास अभी हो रहे हैं अलग अलग टीचर की। तो हाँ, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को होता है, सौरभ बेड जी ने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, वो CV रमन साहब जी के जन्म दिवस पे ही है। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही। किसी डाउट हो फटाफट, आपके पास 3-4 मिनट है, अब आप पूछ सकते हैं। ये मत कहना कि स्कैटरिंग बता दो, अगली क्लास में बताऊंगा पूरा मैं, मेरे शब्दों को सुना करो ध्यान से। तो अगली क्लास तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको साउंड और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 2 चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। इनके MCQ क्वेश्चन लगाएंगे अलग अलग जगह से। देखो मैं आपको 1-2 चीजें बता सकता हूँ, ज्यादा प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना है खुद से। तो आप कोशिश करो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे और ये ध्वनि, साउंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सबका प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन सारे के सारे लगाते रहो। जब एक बार लाइट हो जाएगा तो स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, TIR, इन सबसे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं वो भी आप सारे के सारे प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलो सुमित राव जी कह रहे हैं हैप्पी दशहरा, सभी को हैप्पी दशहरा की फिर से शुभकामनाएं मेरी तरफ से दशहरे की। तो एंजॉय करो, थोड़े पढ़ाई आज कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाट वाट खाओ, बढ़िया जगह खाओ, अच्छी जगह, खुश रहो, बढ़िया रहो, ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं निकलना है। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय।